हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में जो है हम लोग लेक्चर 1 हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग जो है लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आवेश के गुणधर्म और आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। और इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ठीक, यानी कि इससे पहले हम लोग ये चीज़ पढ़ लिए थे कि आवेश क्या होता है, कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसी वस्तु का ऐसा मूलभूत गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और इससे भी पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यानी कि रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि आवेश हमेशा रुका हुआ रहेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था कि आवेश क्या होता है। तो आवेश जो विद्युत क्षेत्र और क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, आवेश कहेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है क्या, ऋण आवेश। आप लोग का रिवीजन है, बोलते जाइएगा अपना मन में, ठीक है। और जो भी पीछे जो लेक्चर में पढ़ाए थे हम आप लोगों को, वो अपने से प्रयास कीजिएगा, अपने भाषा में जो है उसका डेफिनेशन लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ जो है हम यहाँ पर शॉर्ट में बताए थे आप लोगों को, और वो आप खुद से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। और बोलता है ना बिहार बोर्ड में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी कि आपको इस तरीक़ा से पढ़ाया जाए कि आप अपने से लिख सकिए, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, इसलिए हम इतना समझाते हैं और इतना एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब धन आवेश किसे कहते हैं, तो हम बताए थे, याद कीजिए, आवेशों का संकल्पना के बाद वाला जो एग्जाम्पल दिए थे सोडियम वाला, उसमें बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, धन आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, धन आवेश कहलाता है। और किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया तो क्या कहलाएगा, वो ऋण आवेश कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरीका का बुरी शक्ति है। अगर आपके अंदर बुरी शक्ति चला गया तो आप निगेटिविटी हो जाइएगा, और अगर आपके अंदर से बुरी शक्ति निकल गया तो आप क्या हो जाइएगा, पॉजिटिविटी हो जाइएगा। यानी कि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, धन आवेश कहलाता है। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। और बताइए आप लोग कि आवेशों का जो संकल्पना हम लोग पढ़े थे कि आवेश का संकल्पना, आवेश का संकल्पना, आवेश का संकल्पना हम लोग क्या चीज़ के आधार पर किए थे, यानी कि आवेश का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आवेश जो है आप लोग इलेक्ट्रॉन की तरह समझिएगा, जो कि हम बताए थे पिछला लेक्चर में कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरह चलता है। और इलेक्ट्रॉन ही क्यों चलता है, क्योंकि सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है। ये चीज़ देख लेते हैं कि जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, इसको बोलते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। ये सब डाटा आप लोग याद कर लिए हैं, लिख लीजिएगा सब कॉपी में, ठीक है, लिखने से होगा, और मैं तो समझा ही रहा हूँ। उसके बाद अब जो प्रोटॉन पे आवेश होता है वही होता है 1.6 × 10⁻⁹। अब बोलेगा दोनों सेम है, तो एगो माइनस है एगो प्लस। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, अब देखे थे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या होता है, अधिक होता है। तो लो भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से तो इतना ज़्यादा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। कोई 1 कुंटल के आदमी है, कोई 20 कुंटल के आदमी है, तो 1 कुंटल वाला आदमी ने सुनने करेगा कि 20 कुंटल वाला, तो 20 कुंटल वाला ना करेगा, कॉमन सा बात है। तो इसके बाद हम लोग देखे थे क्या कि परमाणु का आकार गोल होता है, उसके बीच में नाभिक रहता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो नाभिक के अंदर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। और दुनिया का सबसे मजबूत बल क्या है, तो नाभिकीय बल है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तो नाभिकीय बल बंधा हुआ है। अब बेचारा हुआ इसी बाहर नहीं निकलेगा, तो एक तो वो नाभिकीय बंधा हुआ है तो बाहर निकलेगा नहीं, और दूसरा बात यह है कि इसका द्रव्यमान देख लीजिए कितना भारी है। अब भारी आदमी दौड़ भरा करेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जिधर भी आवेश को देखेंगे इलेक्ट्रॉन की तरह ही देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ इसके डाटा पढ़े थे, जो एसआई मात्रक ये सब। तो हम लोग पढ़े थे Q = I × T। इसको छोटा Q भी लिख सकते हैं और बड़ा वाला Q भी लिख सकते हैं। Q = I × T, दोनों फार्मूला इसका यूज हो सकता है। अब इसका एसआई मात्रक हम लोग देखे थे। एसआई मात्रक देखे थे क्या कि जो आवेश का एसआई मात्रक होता है, ये धारा है और ये हमारा क्या है, समय है। तो धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर आपका, ठीक है, और समय का एसआई मात्रक हो जाएगा क्या, सेकंड हो जाएगा।
तो ये हो गया, यानी कि जो आवेश का SI मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और यही एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, याद कीजिए कल बताए थे, क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका SI मात्रक के बाद क्या बताए थे, CGS मात्रक। तो CGS मात्रक क्या होता है बताइए, स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम। ठीक है, CGS मात्रक जो होता है स्टैट कूलम होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब इसमें मेन आपको रिलेशन याद रखना है कि 1 कूलम बराबर कितना है स्टेट कूलम, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। ये बात तो याद करना ही है आपको। और इसको एक बार ये भी उल्टा वाला बता देते हैं, 1 ESU बराबर क्या होता है, एक स्टैट कूलम बराबर होता है 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिलता है, इसलिए हम बता दिए हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक खोल के आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखे थे और डाटा कुछ, ये भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखे थे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, और अगर यहाँ से 1 कूलम निकालिएगा तो 1/96,500 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पढ़े थे हम लोग इसका कुछ अन्य मात्रक। तो कुछ अन्य मात्रक में हम लोग एक EMU देखे थे, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU। अगर इस सारा बात को जो है, ये जितना भी बात हम बताएं इस पर, ये सारा बात आपको अगर एक समरी में बता दिया जाए तो वो यही लिखा जाएगा आपका, बता रहे हम कि आप ये लिख सकते हैं कि 1 कूलम बराबर ये वाला बात, 1 कूलम बराबर ये वाला बात, और 1 कूलम बराबर ये वाला बात, तीनों बात एक साथ लिख सकते हैं ताकि आपको शॉर्ट व्यू में पता चल जाए। ESU, ठीक है, बराबर 1/96,500 क्या फैराडे, और ये 1/10 EMU। इतना ही तो हम लोग पीछे पढ़े थे, यही ना हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़े थे, और आज भी आप लोग को इतना रिवीजन हो गया। तो देख लीजिए, जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है, कुछ अन्य मात्रक में जो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि EMU होता है, कुछ अन्य मात्रक और भी होते हैं, वो सब चीज़ भी आपको बताते हैं, ताकि आप लोग जो न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में गड़बड़ा जाइएगा तो फिर वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कुछ अन्य मात्रक में हम लोग देखेंगे कि ऐसे पूछता है, पहला नंबर बता रहे हैं हम कि एक मिली कूलम बराबर कितना कूलम होता है। ये जो है आपका लिखा हुआ, ये मिली लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिली लिखा हुआ है, तो 1 मिली कूलम बराबर जो होता है वो 10 के पावर -3 कूलम होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो। जिसको नहीं समझ में आएगा वो नीचे लिख लेना नोट्स में कि माइक्रो। ठीक है, और आप लोग ये शॉर्ट मत उतारना, अगर शॉर्ट उतारना शॉर्ट भी उतार लेना, और लॉन्ग उतारना तो सीधा लिखना पहला नंबर में कुछ अन्य मात्रक में कि 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -3 कूलम होता है। ठीक है, और 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम होता है। और तीसरा नंबर क्या होगा, 1 नैनो कूलम, इसको बोलते हैं हम लोग नैनो। 1 नैनो कूलम बराबर, नैनो मतलब 9, 10 के पावर -9 कूलम। और चौथा देख लो तो 1 पीको कूलम बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पीको। ठीक है, तो 1 पीको कूलम बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलम। फर्मी भी होता है, ये सब भी होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको नहीं देखना है, बस ये सब चीज़ जो आपको है कुछ डाटा आपको काम देगा, इसलिए हम बता दिए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका आवेशों का गुणधर्म। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे कि आवेशों का गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो अगला हेडिंग लगाइएगा आप लोग, आवेशों का गुणधर्म।
इंग्लिश में जो है बाबू इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है चार्ज का, ये सब चीज़ अब हम लोग समझेंगे। अभी से जितना भी हम बताते जाएंगे वो आवेश का गुणधर्म ही बताएंगे, कि जितना भी है ये सब आवेश का गुणधर्म है। अब देखो हम समझाएंगे पहले आपको, ठीक है, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, पहला नंबर करके, दूसरा नंबर करके, तीसरा नंबर करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक। यानी कि अब देखिए, इससे पहले जो भी हम लोग आवेश के बारे में पढ़े तो उसमें सिंगल सिंगल आवेश था, या तो प्लस था नहीं तो माइनस था, तो एक एक आवेश था। अब दो गो आवेश आएगा, मतलब जोड़ा जोड़ा आवेश आएगा। अगर मानकर चलिए कि प्लस रहेगा तब क्या होगा, और अगर माइनस रहेगा तब क्या होगा। तो इस स्थिति में क्या आपको ये प्लस प्लस दोनों तो एक ही जाति का लग रहा है और माइनस माइनस भी दोनों तो एक ही जाति का लग रहा है, तो समान जाति के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश बोलते हैं, ठीक है। समान जाति के आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, सजातीय आवेश बोलते हैं। और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण। अब समान जाति है, अब मान के चलो कि लड़की को लड़की से पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, और लड़का को लड़का से नहीं पढ़ता है, तो इसी एग्जाम्पल को आप देख लीजिए ना कि ई प्लस है, तो प्लस प्लस को पटेगा कभी नहीं पटेगा, दूर भेजेगा। तो ये जो सजातीय आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, ठीक। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहला नंबर आपका गुणधर्म में लिखाएगा, पहला नंबर गुणधर्म में क्या लिखेगा, सजातीय आवेश किसे कहते हैं, तो समान जाति के आवेश को क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। जो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये पहला गुणधर्म आपका हो गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा चीज़ समझते हैं। तो एक तो हो गया कि जब समान जाति के रहेगा, मतलब प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो समान जाति के आवेश को सजातीय आवेश बोलते हैं, और ये एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। जब आपको शॉर्ट नोट्स में हम रिवीजन करवाएंगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, ई ना मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना लिख लीजिएगा कॉपी में। अब इसके बाद देखते हैं, अब अगर अलग अलग आ जाए, मतलब एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए, तो एग्जाम्पल ले लीजिए लड़का लड़की। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि समान जाति नहीं है, ये असमान जाति है। तो असमान जाति है यानी कि इस ऐसे असमान जाति आवेश को बोलते हैं हम लोग विजातीय आवेश, ठीक है, विजातीय आवेश। आप लोग भी लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है, विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश जो होता है वो असमान जाति का होता है। ये तो समान जाति का था प्लस प्लस, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है। अब बताओ प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भेजेगा कि अट्रैक्ट करेगा, बताओ। तो लड़का अट्रैक्ट करता है, ठीक। यानी कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है, ठीक है। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका दूसरा नंबर जो है हम लोग गुणधर्म देख लेते हैं। तो असमान जाति के आवेश को, असमान जाति के आवेश को क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं, विजातीय आवेश कहा जाता है। और ये एक दूसरे को आकर्षित की प्रतिकर्षित, बताओ, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। ये देख लीजिए, इतना बात लिख लीजिए। अब इसके बाद हम बताते हैं कि क्या होता है, ठीक। तो ये बात आप लोग देख लिए कि जब प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, यानी कि सजातीय होगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, विजातीय होगा। ये आकर्षण करता है, ये प्रतिकर्षण करता है। लेकिन एक बात और आता है निकल के कि अगर आपके पास प्लस रहेगा, अगर आपके पास प्लस रहेगा और एक और वस्तु रहेगा, कौन, अनावेशित। अब ये अनावेशित क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है, अनावेशित वस्तु। और एक अगर माइनस रहेगा और रहेगा क्या, अनावेशित वस्तु, तब क्या होगा,
तो ये जो बाबू अनावेशित होता है इसी को हम लोग उदासीन भी बोलते हैं। अभी जस्ट बताएंगे कि उदासीन वस्तु में होता क्या है, ये भी गुणधर्म में ही आता है, ठीक है। तो ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, जब किसी वस्तु में प्लस रहेगा तो आवेशित हो जाएगा। तो एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु के बीच जो है आकर्षण ही होता है, मतलब आकर्षण होता है लेकिन प्योर आकर्षण नहीं होता है, उसमें जो है हल्का आकर्षण होता है। बात समझ गए, उसमें क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। आपको हर बात जानना जरूरी है ताकि आगे जाकर के आप नहीं फंसिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु के बीच हमेशा क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बता सकते हैं कि ये एक क्या है आपका घड़ों में होगा, बताइए क्या बना रहे हैं, ठीक है। जो टूटा फूटा बना भाई सही है, ठीक ना, कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक। तो ये आपका क्या है, कंघी है, ठीक है। आपके घरों में देखिएगा कंघी है, उस कंघी को जब अपने बाल में आप रगड़ते हैं, ठीक है, तो बाल में से जो आवेश होता है वो कंघी को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। क्या कर देता है, कंघी को आवेशित कर देता है। और जो कागज़ का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है ये क्या होता है, ये अभी उदासीन है, ठीक है, ये उदासीन होता है। तो आवेशित वस्तु और उदासीन वस्तु के बीच क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। तो देखिए कि कागज़ तो चिपक जाता है लेकिन हल्का सा झाड़िएगा तो छूट जाएगा, ठीक है। चुंबक को हल्का झाड़ने पर छूटेगा, नहीं छूटेगा, क्योंकि वो तो आकर्षण होता है, प्योर आकर्षण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। इसका डेफिनेशन आप लोग के लिए रहा, ठीक है। तीसरा नंबर डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक। कि कैसे लिखिएगा, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु के बीच हल्का आकर्षण होता है, ठीक है। इतना बात, आगे बढ़े, देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है चौथा नंबर गुणधर्म देखते हैं। पहला गुणधर्म हो गया सजातीय आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। दूसरा गुणधर्म हो गया विजातीय आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तीसरा गुणधर्म क्या हुआ कि एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु के बीच हल्का आकर्षण होता है। ये तीन गो हम लोग गुणधर्म पढ़ लिए, ठीक है। अब चौथा गुणधर्म हम लोग देखते हैं। चौथा गुणधर्म, ठीक, कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है, ठीक है। ये क्या लिखें समझते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है। ये नेट आवेश कहने का मतलब क्या है ना, कि जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यानी कि कोई वस्तु न्यूट्रल है, ठीक है। यदि कोई वस्तु न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है, उस पर आवेश है, लेकिन जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप सोडियम को लीजिए, ठीक है। सोडियम अभी इसके ऊपर एन्ने ओन्ने बुझा रहा है, कनु चार्ज लगाए नहीं ना बुझा रहा है, यानी कि अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जब इस पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है तो 11 है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है तो भी 11 है ना। तो अगर आप नेट आवेश निकालिएगा तो ये क्या होगा, नेट आवेश निकालिएगा तो क्या होगा। अब इसको जानने के लिए जो है आपको 5वां नंबर गुणधर्म जानना पड़ेगा, ठीक है। 5वां नंबर गुणधर्म लिखते हैं, उसके बाद ये समझाएंगे, ठीक। तो आवेश को जो है हम लोग आवेश को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, बात समझे। आवेश को जो है हमेशा हम लोग चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है, प्रोटॉन पर क्या रहता है, प्लस रहता है। तो अब नेट आवेश अगर आप निकाल रहे हैं तो नेट आवेश देखिए ना, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, और प्रोटॉन भी कितना है 11 है। तो प्रोटॉन 11 है, आज जोड़ दीजिएगा तो प्रोटॉन तो प्लस में होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ में होता है, माइनस में होता है। तो ये हो गया माइनस में 11, ठीक है। यानी कि इसका नेट आवेश क्या हो गया 0 हो गया। वैसे देख लीजिए आप क्लोरीन को देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्लोरीन को देखिए, तो क्लोरीन में देख सकते हैं आप कि क्लोरीन का प्रोटॉन की संख्या कितना होता है तो 17 होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 17 होता है। अगर आप इस पर नेट आवेश निकालते हैं
नेट आवेश अगर आप इस पर निकालते हैं तो आपका प्रोटॉन 17 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो प्लस ही होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस में 17 हो जाएगा, क्योंकि आवेश को जो है हमेशा हम लोग चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवेश को हमेशा हम लोग चिन्ह के साथ जोड़ेंगे तो नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये उदासीन है अभी, ठीक है, अभी आवेशित नहीं है, ये भी उदासीन है, ये अभी आवेशित नहीं है। जो एग्जाम्पल दिए थे आवेशों के संकल्पना वाला में, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको क्या किए थे, हम लोग आवेशित किए थे। ठीक, अब 5वां नंबर गुणधर्म ये देख लिए कि आवेश को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, और एग्जाम्पल ये देख लिए कि ये हो गया हमारा चिन्ह के साथ जोड़ लिए हम लोग। ठीक, अगर एक और एग्जाम्पल आप लोग को देंगे, आप लोग घर से कर लीजिएगा, हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर जो है कुछ आवेश रखा हुआ है। ये Q1 आवेश है, यहाँ पर ये Q1 आवेश है जो 3 कूलम्ब है, ठीक है। ये Q2 आवेश है इधर जो माइनस में 5 कूलम्ब है, ठीक है, और ये Q3 आवेश है इधर जो माइनस में 10 कूलम्ब है, और ये Q4 आवेश है आपको इधर जो Q4 है जो प्लस में 20 कूलम्ब है, ठीक है, प्लस में 20 कूलम्ब है। तो आप लोगों के लिए रहा होमवर्क, क्या चीज़ रहा कि नेट आवेश इसके अंदर कितना होगा, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए रहा, ठीक है, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा कि ये कितना होता है, इसका नेट आवेश क्या होगा। अंदर के जितना भी आवेश है उसको चिन्ह के साथ जोड़ दीजिएगा, वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इतना बात हम लोग इसमें देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे कि एक वस्तु है A और एक वस्तु है B, ठीक है। ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, और फिर से एक वस्तु है B और दूसरा वस्तु है C, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये क्वेश्चन दे रहा है अभी हम आपको, ठीक है, आकर्षित कर रहा है। और तीसरा वस्तु है A और C, ये भी क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो आपको A, B और C की प्रकृति बतानी है कि ये किस प्रकृति की है, प्रकृति बताएं, ठीक है। ये आपको ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का हल कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला है कि A और B के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। B और C के बीच आकर्षित हो रहा है। A और C के बीच क्या हो रहा है, आकर्षित ही हो रहा है। तो A B C की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो इसको अगला स्लाइड पर कर ले, इसी स्लाइड पर करें, ठीक है, इसी पे करते हैं हम लोग। इसको एक बार कॉपी करते हैं, एक सेकेंड आप लोग। चलो लिख ही देते हैं। देखो, जैसे ये A है और ये B है। अगर A को B के साथ प्रतिकर्षित होना है, ठीक है, A को B के साथ अगर प्रतिकर्षित होना है, तो अगर हम A को प्लस कर दें, अगर हम A को प्लस मान लें, तो B को हमको क्या मानना होगा कि प्रतिकर्षित हो जाए। तो बताइए, सजातीय आवेश होता है ना, तो वही तो प्रतिकर्षित करता है, यानी कि समान जाति होना चाहिए तभी तो प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्लस है तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, आपको प्लस ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये B है और ये C है, इसके बीच आपको क्या करना है, तो आकर्षण वाला रिलेशन लाना है। ठीक है, आकर्षित होने वाला। ठीक है, तो आकर्षित होने का क्या रूल्स है कि एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो ये तो हम प्लस मान चुके हैं ना, B को प्लस मान चुके हैं, तो C क्या होना चाहिए, कन्फर्म माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही बैठ गया। उसके बाद क्या है कि A
और C, इसके बीच भी क्या होना चाहिए आपका आकर्षण ही होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच भी आपको आकर्षित ही करना चाहिए। तो A तो पहले से प्लस है, अब C को क्या कर होना पड़ेगा, तो अभी तो माइनस माने हैं तो माइनस माने हैं, तो ये देखो सही बैठ गया। यानी कि A और B को अगर हम लोग प्लस प्लस मान ले और C को माइनस मान ले तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सही निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या डाउट है आपका, हम इसलिए नहीं बता रहे, हम देखो इसका मेन रूल्स बता रहे हैं हम। ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं ये क्वेश्चन से कुछ और समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये इधर आएगा कैसे, इसको 4 स्टेप में हम लोग बांट सकते हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसको 4 तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, कैसे कैसे, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये इसको जब हम लोग प्लस प्लस मान लिए तो प्रतिकर्षित वाला रूल्स लग गया। अब ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि अगर हमको अब ये भी तो हो सकता है कि अगर हमको ये A वाला और B वाला को अगर हम माइनस माइनस कर दे तो, हाँ, तो A माइनस होगा, B माइनस होगा, यानी कि ये भी तो अभी समान जाति का ही आवेश है, तो समान जाति के आवेश से उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो B माइनस हो गया, तो ये B को भी क्या होना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये B को भी माइनस करना पड़ेगा। अब B अगर माइनस है और आकर्षित करना है तो C को माइनस करेंगे तो होगा, नहीं होगा, C को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बस ये समझो कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक। उसके बाद C अगर प्लस हो गया है तो A को तो माइनस होना पड़ेगा, तभी तो आकर्षित होगा ना। अब A प्लस है तो A माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग A को ऊपर क्या माने हैं, माइनस माने हैं। तो ये दूसरा रूल्स हो गया। ये केस नंबर 1 है आपका, ठीक है, और ये केस नंबर 2 है आपका, ठीक, और ये केस नंबर 3, ठीक है। ये केस नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखो केस नंबर 3 में अगर हम देखें तो एक तो प्लस प्लस कर लिए, एक प्लस माइनस कर लिए। अब दूसरा रूल्स ये है कि अगर इसको प्लस प्लस ही रखें, लेकिन हम अगर C को जो है, अगर हम ये C वाला को जो है, C वाला को जो है हम लोग उदासीन कर दें, उदासीन कर दें, तो भी तो भैया आकर्षण हो ही सकता है। अगर ये प्लस है और ये उदासीन है तो प्लस और उदासीन के बीच क्या होता है, हल्का तो आकर्षण होता ही है, मतलब आकर्षण तो हो ही गया है ना। तो यानी कि इस C को आकर्षण हो सकता है, और अगर ये फिर से ये उदासीन ही है, उदासीन ही है, तो ये भी तो आकर्षण हो ही सकता है, यानी कि फिर से दोनों रूल्स बैठ गया। यानी कि अभी क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि प्रतिकर्षण का केवल एक ही रूल्स है, प्रतिकर्षण होने का केवल एक ही रूल्स है, प्लस और प्लस, ठीक है, या माइनस या माइनस। लेकिन आकर्षण होने का रूल्स ये बन गया कि प्लस होगा तो माइनस होगा तो आकर्षण होगा, लेकिन यह रूल्स होता है कि प्लस होगा चाहे उदासीन हो जाएगा फिर भी आकर्षण होगा। तो इसका दूगो इसका प्रॉब्लम हो गया है ना, और उसका एक ही को प्रॉब्लम है प्रतिकर्षण का, ठीक है। आगे हम बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं कि प्रतिकर्षण का केवल एक ही को प्रॉब्लम है कि प्लस प्लस रहेगा तभी प्रतिकर्षण होगा, नहीं तो माइनस माइनस रहेगा तभी प्रतिकर्षण होगा। और अगर आकर्षण वाला में देखोगे तब प्लस माइनस हो जाए फिर भी सही है, और प्लस और उदासीन हो जाए फिर भी सही है। तो दूगो रूल्स आ रहा है ना इसमें, और उसमें केवल एक ही रूल्स आ रहा है। अब इसमें ये कर सकते हो, चौथा रूल्स में क्या करोगे, चौथा में कि चौथा वाला में आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसको अगर माइनस मान लीजिएगा, इसको अगर माइनस मान लीजिएगा आप लोग, माइनस दोनों का मान लीजिए, माइनस मान लिए हम, ठीक है, तो दोनों का माइनस मानिएगा फिर भी आपका सही मान जाएगा ना, ये फिर भी आपका सही माना जाएगा। इसको अगर आप उदासीन मान लेते हैं तो इसको उदासीन मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो इसको उदासीन मान लीजिएगा फिर भी आकर्षण करेगा, ठीक। इतना बात आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में A और B और C की बस प्रकृति हम लोग को पता करना था। अब इसके बाद जो हम लोग हम बताएंगे ना, वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। वो एग्जाम्पल तो था, एग्जाम्पल बस आप लोग को विकसित करने के लिए था कि हाँ देखिए और जानिए कि क्या होता है। अब हम एक चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, क्या नंबर गुण हम लोग पढ़ लिए थे, कितना नंबर गुण हो गया था, 5 नंबर ना, ठीक है। छठा नंबर हम लोग गुण पढ़ते हैं। तो छठा नंबर गुण में हम लोग देखेंगे,
हम लिख रहे हैं एक बात, ठीक है, आवेशन का सही परीक्षण, आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब ये क्या बात लिखे हम, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना। तो आवेशन का सही परीक्षण जो होता है ना वो प्रतिकर्षण होता है, यानी कि आप प्रतिकर्षण होने से ही पता कर सकते हैं। अगर जब तक कोई वस्तु दो वस्तु में प्रतिकर्षण नहीं होगा तब तक आप ये चीज़ का क्लियरेशन नहीं दे पाइएगा कि दोनों वस्तु में आवेश कैसे कैसे है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार का एक और ले लेते हैं, अब देखिए इसमें समझते हैं। अगर ये वस्तु का नाम है ए, ठीक है, और ये वस्तु का नाम है बी, ठीक, ये वस्तु का नाम है ए और ये वस्तु का नाम है बी। अगर आपको बोला गया है कि आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, अगर हम आकर्षण करके देखें तो क्या होगा, अगर ये ए जो है ये बी को अपनी ओर खींच रहा है तो कहीं ना कहीं आकर्षण कर रहा है। तो आकर्षण जब करता है तो अगर मानकर चलो कि इसको हम प्लस मान लिए, ए को अगर हम आवेशित कर दिए और प्लस मान लिए, मान के चलो कि इसको मान लिए, का आकर्षण होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा बी को। ये तो है पहला रूल्स कि बी माइनस बन जाए तो आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रूल्स ये है कि बी अगर उदासीन बन जाए, बी अगर उदासीन बन जाए फिर भी क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। यानी कि आकर्षण होने का दो रूल्स निकल के आपको आ गया, दो रूल्स निकल के आ गया कि या तो बी को माइनस कर दीजिए आप, या तो बी को आप माइनस कर दीजिए तो भी आकर्षण हो जाएगा, और नहीं तो बी को उदासीन कर दीजिएगा फिर भी क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो इनमें तो दो रूल्स है ना। लेकिन आवेशन का सही परीक्षण क्या होता है, आवेशन कहने का मतलब किसी वस्तु में आवेश कैसे दीजिएगा आप, ठीक है, किसी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया को ही हम लोग आवेशन कहते हैं, ठीक। तो अब अगर इसको प्रतिकर्षण के रूल से देखें, प्रतिकर्षण के रूल से जो कह रहा है, तो अगर ए को हम प्लस माने तो हमको बी को 100% क्या मानना पड़ेगा, बी को हमको 100% जो है प्लस ही मानना पड़ेगा। तभी आपको जो है इसमें 100% श्योर होइएगा कि बी जो है वो प्लस ही होगा। नहीं तो इसमें तो दो था कि या उदासीन हो सकता है, नहीं तो ये ऋण आवेश हो सकता है, दो रूल्स बन रहा था। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि आवेशन का सही परीक्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको, ठीक। यानी कि आप लोग जो है प्रतिकर्षण से ही पता कर सकते हैं, प्रतिकर्षण से ही पता किया जा सकता है कि किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं, ठीक है, आवेश है कि नहीं, ठीक, इतना बात, ठीक है। तो इतना बात हम लोग समझे। एक बार पीछे से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग का रिकैप था। रिकैप करने के बाद हम लोग ये देखें कि कुछ अन्य मात्रक, तो 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻³ कूलम होता है, एक माइक्रो बोला जा रहा है, 1 मिली होता है, 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है, 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम होता है, 1 पिको कूलम बराबर कितना होता है, 10⁻12 कूलम होता है। समान जाति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और असमान जाति के आवेश को क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं, जो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और आपके लिए ये छोड़ दिए हैं, आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि एक उदासीन वस्तु और एक अनावेशित वस्तु के बीच हमेशा क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है। एग्जाम्पल दे दिए थे। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उदासीन वस्तु पर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है, एक एग्जाम्पल देख लिए थे। उसके बाद आवेश को हमेशा क्या चीज़ के साथ जोड़ते हैं, चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। ये एक और आपके लिए था, देख रहे हो ना, होमवर्क मिल रहा है आप लोगों को, होमवर्क याद करने के बना लेना, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन देखे थे, इसी क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आया ना कि देखो यहाँ पर आकर्षण का दो रूल्स बन रहा था, या तो इसको प्लस मान लेते हैं या माइनस मान लेते हैं, नहीं तो उसको उदासीन मान लेते हैं। तो ये
नया लफड़ा आ गया था ना, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि आवेशन का सही परीक्षण जो है प्रतिकर्षण को मानते हुए आगे बढ़े। इसलिए क्योंकि प्रतिकर्षण से ही पता किया जा सकता है कि किसी वस्तु पर 100% जो है वो चार्ज है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसके लिए जय हिंद।